गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपने हिंदी में सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे गद्य भाग का। देखिए, हमारे पाठ का नाम है लहासा की ओर। ठीक है, जिसके लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन। पहले हम प्रस्तावना देख लेते हैं पाठ की। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंधा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा, जिसके 6 भाग हैं: दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। यानी कि इन्होंने लगभग 150 रचनाएं लिखी हैं। राहुल जी ने बहुत ही लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। जो अब पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में देखिए कि जो ये अंश है वो उनकी यात्रा की जो तिब्बत की जो प्रथम यात्रा थी वहाँ से लिया गया है, जो सन 1929 और 30 के बीच की बात है। नेपाल से जो तिब्बत को रास्ता जाता है वहाँ की बात है ये। उस समय भारतीयों को तिब्बत की यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यात्रा के लिए एक भिखमंगे का वेश धारण किया और तिब्बत की जो राजधानी लहासा है वहाँ जाने के दुर्गम रास्तों का उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में वर्णन किया है। और वहाँ का जो समाज था, तिब्बती समाज, वहाँ की भी जानकारी हमें इस यात्रा वृत्तांत में मिलती है। तो देखिए बच्चों, अपना पाठ स्टार्ट करते हैं। लहासा की ओर। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरीकलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। लेखक बता रहे हैं कि उस रास्ते के बारे में जो नेपाल से तिब्बत को जाता है वो मुख्य रास्ता है। उस टाइम जब वो पहली यात्रा पर गए थे अपनी पे, तो जो कलिंगपोंग का रास्ता है वो तब नहीं खुला था। ठीक है, यह व्यापारी की नई सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे। फौजी चौकियां जहाँ पे पलटन ठहरती है ना, फौजियों की बटालियन, वो चौकियां होती है, और किले बने हुए थे जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। यानी कि वहाँ पर जो किले थे, पुराने किले, जो कुछ तो गिर गए हैं, उजड़ दिखाई देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जहाँ पर वहाँ के किसानों ने अपना बसेरा डाल लिया है, वहाँ पर कुछ आबादी दिखाई देती है। ठीक है, ऐसा ही प्रत्यक्त एक चीनी किला है, त्यागा हुआ एक किला है। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति, छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं। लेखक बता रहे हैं कि वहाँ पर ये जात पात, छुआछूत कुछ भी नहीं है, सब एक समान रहते हैं।
और जो औरतें हैं वो पर्दा भी नहीं करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। बहुत ही निम्न श्रेणी के यानी कि नीचे जो भिखमंगे होते हैं, सिर्फ उनको चोरी के डर से लोग घर के अंदर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, अन्यथा कोई भी हो, चाहे आप बिल्कुल भी अनजान हो, चाहे आपको कोई भी ना जानते हो, आप घर के अंदर बिल्कुल बिना रोक टोक के जा सकते हो। ऐसा वहाँ के समाज का वर्णन है यहाँ पे। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हो। यानी कि जो वहाँ की चाय होती है वो अपनी झोली में जब लेके जाते हैं, झोली में यानी कि वो बिना बनी हुई होती है, तो आप किसी भी घर में, चाहे बिल्कुल अपरिचित हो, आप किसी भी घर की बहू या सास को अपनी झोली में से चाय देकर आप उनसे बनवा सकते हो। वो आपके लिए बड़ी आसानी से बना देंगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चौंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। यानी कि वहाँ की जो औरतें हैं, उनसे जब आप चाय बनवाने के लिए सारा सामान, सोडा नमक मक्खन दे दोगे, तो वो उस चाय को बनाकर मिट्टी का टोटीदार बर्तन जो होता है, यानी जिसके टैप यानी नल सा लगा हुआ होता है, वैसे बर्तन में डालकर वो आपको दे देंगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है, यानी कि जहाँ पर आने जाने वालों को बैठाया जाता है, जो बैठक गेस्ट रूम होता है, वो अगर चूल्हे से दूर है तो आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौंगे में चाय मत कर ला सकते हैं। यानी कि वहाँ का जो समाज है, वो वहाँ की जो परंपराएं, यानी कि जो लोग हैं, वो बिल्कुल भी एक दूसरे को इस प्रकार से नहीं करते कि ये कोई अपरिचित है। यदि आपको थोड़ा सा भी शक है कि आपका सारा मक्खन चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर वहाँ पर अपनी चाय खुद बना सकते हैं उनके घर में। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। वहाँ की चाय दूसरे प्रकार की होती है। ठीक है बच्चों, ये जो हमारी जो चाय है इस प्रकार की नहीं होती, उसमें नमक सोडा मक्खन आदि डाला जाता है। आगे देखिए, परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी क्या होता है कि वहाँ की जो चेकिंग पोस्ट होती है, वो देखने के लिए कि आपको परमिशन मिली है कि नहीं मिली है यहाँ पे घूमने की, यहाँ पे इस देश में आने की। तो राहदारी मांगने आया, हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। कौन सी दोनों चीटें दे दी? जो लेखक का एक दोस्त है बौद्ध भिक्षु, जिसका नाम इस पाठ में सुमति नाम से आया है, उसके दौरान उसकी सहायता से उन्होंने परमिशन प्राप्त की थी मजिस्ट्रेट से। वो दोनों चीटें उन्होंने वहाँ पे दे दी। दो दोस्त हैं यहाँ पे, एक तो लेखक है और दूसरा उनका मित्र है जो सुमति नाम से इस पाठ में आया है। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। सुमति यानी जो उनका मंगोल मित्र है, बौद्ध भिक्षु है जो, तो वो बौद्ध भिक्षु है इसलिए उसकी जान पहचान वहाँ पे काफ़ी है। ठीक है, तो उसकी जान पहचान के वहाँ पर लोग हैं। थोंगला के जो गांव में जिसमें पहुँचे हैं वो, तो वहाँ पे भिखमंगे रहते, यानी कि एक भिखारी का रूप धारण करके वो वहाँ की यात्रा के लिए गए थे। पहली बार जब वो तिब्बत की यात्रा के लिए गए थे तो एक भिखारी का रूप उन्होंने बनाया हुआ था। तो भिखमंगे होते हुए भी उनको वहाँ पर ठहरने के लिए बहुत अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। लेखक बता रहे हैं, जब वो पहली यात्रा पर गए थे तो उन्होंने भिखमंगों का भेष धारण किया हुआ था। जब 5 साल बाद दोबारा तिब्बत की यात्रा के लिए गए वो, तो वो भिखमंगे नहीं थे, एक सभ्य पुरुष, सभ्य यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। यानी 5 साल बाद जब वो आए तो इस प्रकार से उनका मतलब परिवर्तन हो गया था कि उन्हें एक बुरे से झोपड़े में ठहरने के लिए स्थान मिला था, और जब भिखमंगे थे तो वहाँ पर रहने के लिए अच्छी जगह मिली थी। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर करता है, यानी कि उनकी मनोवृत्ति, उनकी मनोदशा, उनकी मेंटलिटी क्या रही होगी उन वहाँ के लोगों की, ये सब कुछ उनकी मेंटलिटी पर ही निर्भर करता है कि उस टाइम उन्हें ऐसे गरीब झोपड़े में रहने को मिला जब वो सभ्य यात्री के वेश में आए थे, और जब भिखमंगे के वेश में आए थे तब एक अच्छी जगह ठहरने के लिए मिली थी। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश आवाज़ को दुरुस्त रखते हैं। शाम के टाइम छंग पीकर, छंग एक नशीला पदार्थ होता है जिसका नशा किया जाता है, उसको पीकर, शाम के टाइम पीकर
लोग जो होते हैं वो होश हवास में कुछ कम ही रहते हैं, इसलिए शायद इसीलिए भी उनको वहाँ पर जगह ना मिली हो, कि वहाँ के लोगों ने सोचा हो कि शाम का टाइम हो रहा है, क्या पता कैसा व्यक्ति हो। ठीक है, अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। विकट यानी बहुत ही कठिन रास्ता है। कहाँ का? डांडा। डांडा क्या होता है? जो बहुत चढ़ाई ऊंचाई होती है, ऊंचा चोटी के टाइप में, तो वो उसको डांडा बोलते हैं। ठीक है, थोंगला पार करना था, बहुत कठिन रास्ता था वो। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं। जो डांडे होते हैं, जो रास्ता होता है वो बहुत ही, यानी तिब्बत के अंदर है, वो बहुत खतरे की जगह हैं। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। उनकी ऊंचाई लगभग 16-17 हज़ार फीट है, और इतनी ऊंचाई के ऊपर का रास्ता है तो दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव दिखाई नहीं देता। नदियों के मोड़, पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को नहीं देखा जा सकता। यानी कि वहाँ का रास्ता इस प्रकार का है कि नदियों के मोड़ हैं, पहाड़ों के कोने हैं, इस कारण से दूर तक, यानी अगर उस रास्ते पे कोई जा भी रहा है तो दूर तक कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी नहीं मिल सकती। यानी कि डाकुओं के लिए ये जगह अच्छी है। ये सुनसान जगह है, कोई आता जाता दिखता नहीं है, तो डाकुओं के लिए तो अच्छी होगी। जो लुटेरे होते हैं, अगर वहाँ पे कोई गांव में आकर खून कर जाए तो खूनी को सजा भी ना मिले। क्यों ना मिले? क्योंकि वहाँ पे कोई गवाह, कोई देखने वाला उन्हें नहीं मिलेगा कि किसने किसको मारा, तो सजा भी उनको नहीं मिल पाएगी। लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। इन निर्जन स्थानों में, जहाँ निर्जन होते हैं, जहाँ पे कोई नहीं रहता, ऐसे स्थानों पर जो मर जाते हैं व्यक्ति, उनकी परवाह कोई नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती। जो सरकार है वो पुलिस विभाग पर उतना खर्च नहीं करती कि आप उनको ढूंढो, उनका इन्वेस्टिगेशन करो कि कौन मरा, कैसे मरा। ठीक है, और वहाँ गवाह भी तो नहीं मिल सकता, क्योंकि इस प्रकार की जगह है जहाँ पर दूर दूर तक कोई आदमी आता जाता दिखाई नहीं देता, तो गवाह कहाँ से मिलेगा? इसलिए सरकार वहाँ की खर्चा नहीं करती है। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। कि हथियार का कानून न रहने, यानी कि कोई भी हथियार रख सकता है। अपने यहाँ पे क्या होता है कि हथियार रखने के लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत होती है, कि हम लाइसेंस के द्वारा ही हथियार अपने पास रख सकते हैं, तो वहाँ पे हथियार का कानून नहीं। इस कारण लोग लाठी की जगह पिस्तौल और बंदूक खुलेआम लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। डाकू जो लोग हैं वो अगर जिसको मार रहे हैं उसको जान से नहीं मारेंगे, अगर उसको पूरी तरह से नहीं मारेंगे तो उसे खुद भी अपने प्राणों का खतरा रहेगा। किस प्रकार से? क्योंकि सब लोग बंदूक रखते हैं, अगर उसको जान से नहीं मारा तो वापस से वो उसको भी मार सकता है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिखमंगे थे। भिखमंगे का भेष धारण कर रखा था उन्होंने, तो वो खून की परवाह नहीं करते। और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते, टोपी उतार जीभ निकाल कूची कूची एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। अगर कहीं वो ऐसी सूरत भी देख लेते, कैसी कि ये आदमी खून कर सकता है, लुटेरे जैसी सूरत कहीं देख लेते, तो अपनी टोपी उतार कर और जीभ निकाल कर दया करो एक पैसा दो, इस तरह से भीख मांगने लग जाते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते। और अगला पड़ाव यानी अगला उनका जो ठहरने का स्थान था, कि उन्हें जहाँ ठहरना है वो 16-17 मील से कम नहीं था। यानी 16-17 मील उनको अभी और चलना है, सामान लाद कर चलना है, चढ़ाई पर चढ़ना है, तो किस प्रकार से वो चढ़ पाते। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। यानी कि सुमति से उन्होंने अपने मित्र से कहा कि यहाँ से लंकोर जाने के लिए 2 घोड़े कर लो, उन पर हम बैठकर चलेंगे और अपना सामान भी रख लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी बच्चों, आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।